अगले 30 मिनट के अंदर हम ये चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर रिवाइज कर चुके होंगे। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो उन्हें बता दूं कि सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी यानी कि जो इंग्लिश भाषा में हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में लिखी है, डॉक्टर दिलीप गंगवार सर के द्वारा जो किताब लिखी हुई है सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी को हम रिवाइज करा रहे हैं। और ये हमारी सीरीज़ का चैप्टर नंबर 8 है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स के अतिरिक्त पृथ्वी पर बायोलॉजिकल सिस्टम का मेजर कंपोनेंट माइक्रोब्स है। ठीक है, क्या आपको याद है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के किस किंगडम के अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं? तो उनका नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमालिया। और इनमें कौन कौन से किस किस किंगडम के अंदर आते हैं? तो इसमें है आंसर मोनेरा और प्रोटिस्टा। माइक्रोब्स प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं, चाहे वो सॉइल हो, वाटर हो, एयर हो, हमारी बॉडी के अंदर, बाहर, प्लांट में, एनिमल्स में, हर जगह पाए जाते हैं। माइक्रोब्स उन स्थानों पर भी पाए जाते हैं जहाँ की नॉर्मल कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं मिल सकता, जैसे कि गीजर्स के अंदर गहराई, थर्मल वेंट्स जहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज़्यादा होता है, सॉइल में गहराई तक मीटर्स में, थिक स्नो में की लेयर तथा हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में। माइक्रोब्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, वायरसेस, पायरेट्स और प्रियॉन्स। प्रियॉन्स प्रोटीन युक्त इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। ये हमारे कुछ फिगर हैं जिसमें दिए गए हैं, देख लो, इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफेज है ये, एडिनो वायरस विच कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी, ये सारे फिगर दिए हैं, एक बार फिगर देख लो, उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई की कॉलोनी बनाने के लिए न्यूट्रिटिव मीडियम का उपयोग किया जाता है, जो कि नेक्ड आई के द्वारा देखा जा सकता है। ऐसे कल्चर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के समय काफ़ी लाभदायक होते हैं। चैप्टर 8 में आपने पढ़ा होगा कि माइक्रोब्स मनुष्य में बहुत सी डिजीज़ पैदा करते हैं, ठीक है, लेकिन ये एनिमल्स और प्लांट में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि सभी माइक्रोब्स हार्मफुल है। कुछ बहुत से माइक्रोब्स ह्यूमन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल होते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम माइक्रोब्स या उनसे डेराइव्ड प्रोडक्ट का प्रयोग प्रतिदिन करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? कॉमन एग्जाम्पल क्या है? मिल्क से कर्ड का बनना। कौन कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें काम करता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है, कॉमनली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB कहते हैं, मिल्क में ग्रो करते हैं तथा उसे कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ग्रोथ के समय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो मिल्क प्रोटीन को कोएगुलेट और पार्शली डाइजेस्ट कर देते हैं। कर्ड की थोड़ी मात्रा इनोक्यूलम या स्टार्टर के रूप में फ्रेश मिल्क में मिलाई जाती है, जिसमें लाखों LAB होते हैं जो सूटेबल टेम्परेचर पर मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? दूध का दही बन जाता है। ये विटामिन B12 को इंक्रीज कर न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। हमारे स्टमक में भी डिजीज कॉजिंग करने वाले माइक्रोब्स को रोकने के लिए LAB का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप लोग जानते हैं जब डिसेंट्री वगैरह हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, तो डॉक्टर LAB के टैबलेट्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है, डाइजेशन को एकदम अच्छा बनाने के लिए। डफ जिसे हम इडली और डोसा जैसे फूड्स बनाने के लिए उसका फर्मेंटेशन बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। आटे का पफी अपीयरेंस CO2 गैस के प्रोडक्शन के कारण होता है। क्या आप बता सकते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवे में CO2 का फॉर्मेशन होता है? क्या आप सोचते हो फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया कहाँ से आए होंगे? ठीक इसी प्रकार ब्रेड बनाने वाले डफ का फर्मेंटेशन बेकर्स ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेब्रेसाई द्वारा किया जाता है। बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स और फूड्स का फर्मेंटेशन भी माइक्रोब्स द्वारा किया जाता है। सदर्न इंडिया के कुछ पार्ट एक ट्रेडिशनल ड्रिंक ताड़ी, जिसे पाम के सैप को फर्मेंट करके बनाया जाता है। फूड तैयार करने के लिए माइक्रोब्स का प्रयोग फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स आदि के फर्मेंटेशन में भी किया जाता है। चीज़ एक ओल्डेस्ट फूड है जिसमें माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। चीज़ की विभिन्न वेराइटीज़ अपने टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट जैसे कैरेक्टर से पहचानी जाती हैं। इसमें ये विशेषताएं इसमें यूज्ड माइक्रोब्स की वजह से होती हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, स्विस चीज़ की बात करें में पाए जाने वाले लार्ज होल्स
पियोनी बैक्टीरियम सार्मनी नामक बैक्टीरिया द्वारा बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस CO2 के कारण होते हैं। रॉकी फोर्ड चीज़ की बात करोगे तो स्पेसिफिक फंजाई के ग्रोथ द्वारा राइपेंड किया जाता है और उन्हें पर्टिकुलर फ्लेवर देता है। आप अगर माइक्रोब्स का यूज़ देखेंगे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में देखेंगे, यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज़ में भी माइक्रोब्स का यूज़ बहुत से प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस में किया जाता है जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए वैल्यूएबल हैं। बीवरेजेस, एंटीबायोटिक्स इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इंडस्ट्री स्केल पर प्रोडक्शन के लिए बहुत बड़े वेसल्स की आवश्यकता होती है, जिसे क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स, फर्मेंटेड बीवरेजेस। प्राचीन काल से ही मनुष्य माइक्रोब सामान्यता से ईस्ट का प्रयोग वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, दारू बनाने में करते हैं, जैसे बीवरेजेस पेय का पदार्थ के प्रोडक्शन में किया जा रहा है। इस पर्पस के लिए सेम ईस्ट कौन सा ईस्ट इस्तेमाल करते हैं, सैक्रोमाइसिस ईस्ट, जो ब्रेड बनाने के लिए यूज होता है, का उपयोग करते हैं। इसे कॉमनली ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। ठीक है। एथेनॉल के प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूस के फर्मेंटेशन से किया जाता है। क्या आपको वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस याद हैं जिसमें ईस्ट द्वारा एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है? ये फर्मेंटेशन प्लांट है बेटा। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक जो प्राप्त करते हो फर्मेंटेशन में यूज रॉ मटेरियल्स के टाइप्स तथा प्रोसेसिंग विद डिस्टिलेशन या विदाउट डिस्टिलेशन पर डिपेंड करता है। वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस होती है, जबकि विस्की, ब्रांडी, रम फर्मेंटेड ब्रोथ के डिस्टिलेशन द्वारा प्रोड्यूस होती है। तो वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन, विस्की, रम विद डिस्टिलेशन। फर्मेंटेशन प्लांट का फोटोग्राफ फिगर में दिखाया गया है। अब अगर बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की, ये भी माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल है एंटीबायोटिक्स को बनाने में। चलो, माइक्रोब्स द्वारा प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स को 20वीं सेंचुरी की सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरी तथा मानव समाज के कल्याण के लिए महान उपलब्धि माना जाता है। एंटी एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ अगेंस्ट तथा बायो का अर्थ है लाइफ, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के संदर्भ में, जबकि मनुष्य के संदर्भ में ये प्रो लाइफ है, ना कि अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक्स वह केमिकल सब्सटेंस है जिनका प्रोडक्शन कुछ माइक्रोब्स द्वारा होता है तथा ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को कम कर देते, धीरा कर देते हैं। आप कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के बारे में तो सुने ही होंगे। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला डिस्कवरी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एक चांस डिस्कवरी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफाइलोकोकी नामक बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अनवॉश्ड प्लेट्स पर मोल्ड ग्रो कर रहे हैं जिसके चारों ओर स्टेफाइलोकोकी ग्रो नहीं कर पा रहे। उन्होंने पाया कि मोल्ड द्वारा प्रोड्यूस केमिकल के कारण तथा मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम के नाम पर उसका नाम पेनिसिलियम रखा गया। यद्यपि इफेक्टिव एंटीबायोटिक के रूप में इसका फुल पोटेंशियल को अर्नेस्ट चेन हॉवर्ड फ्लोरे ने एस्टेब्लिश किया था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक का व्यापक यूज किया गया। इस खोज के लिए फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे 1949 में नोबेल प्राइज मिला इन लोगों को। पेनिसिलिन के बाद दूसरे माइक्रोब से भी एंटीबायोटिक्स को प्यूरिफाई किया गया। एंटीबायोटिक्स ने डेडली डिजीज जैसे कि प्लेग, वूपिंग कफ, काली खांसी, डिप्थीरिया, गालगोटो और लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जैसी खतरनाक बीमारियों को कम किया। इन डिजीज से विश्व भर में लाखों लोग मरते थे। आज हम एंटीबायोटिक्स के बिना संसार की कल्पना कर ही नहीं सकते। केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स हैं जैसे कि नाम है उनका, ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल्स और एंजाइम्स के कॉमर्शियल तथा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस में भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। एसिड प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल जैसे कि बेटा सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस निगर एक फंगस है। एसिटिक एसिड को एसिटोबैक्टर एसिडाई एक बैक्टीरिया है। ब्यूटारिक का क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइल बैक्टीरिया है और लैक्टिक एसिड भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। एथेनॉल के कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरीविसाई का यूज होता है। माइक्रोब्स का यूज एंजाइम के प्रोडक्शन में भी किया जाता है। लाइपेजेस का यूज डिटर्जेंट बनाने में, लॉन्ड्री में कपड़ों से ऑयली स्टेन हटाने के लिए होता है। लाइपेज का यूज ऑयली स्टेन हटाने के लिए होता है। आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट से खरीदकर जो फ्रूट की बोतल लाते हैं उसका जूस घर में बने जूस की तुलना में ज़्यादा क्लियर दिखाई पड़ता है। इसका कारण है बोतल जूसेस को पेक्टिनेजेस और
प्रोटियोजस के प्रयोग से साफ किया जाता है। बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस होता है। इसके जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा मॉडिफाई का मायोकार्डियल इन्फार्क्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स की ब्लड वेसल से क्लॉट रिमूव करने के लिए अर्थात क्लॉट बस्टर की तरह किया जाता है। एक अन्य बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम द्वारा प्रोड्यूस होता है। इसका यूज पेशेंट्स में ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के दौरान इम्यूनो सप्रेसेंट के रूप में करते हैं। स्टैटिन को मोनस्कस परप्यूरियस नामक ईस्ट से करते हैं। इसका यूज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स के रूप में करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है। अब माइक्रोब्स का यूज पढ़ेंगे हम सीवेज ट्रीटमेंट में। हम जानते हैं कि प्रतिदिन शहरों और कस्बों से भारी मात्रा में वेस्ट वाटर जनरेट होता है। इस वेस्ट वाटर का मेजर कंपोनेंट ह्यूमन एक्सक्रीटा है। इस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को सीवेज भी कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स पाए जाते हैं। इनमें से अधिकतर माइक्रोब्स पैथोजेनिक होते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर की इतनी अधिक मात्रा को प्रत्येक दिन कहाँ डिस्पोज करते हैं। इसे नेचुरल वाटर बॉडी जैसे कि रिवर स्ट्रीम्स में डायरेक्टली डिस्पोज नहीं किया जा सकता। आप इसका कारण समझ सकते हैं। डिस्पोजल से पहले सीवेज की गंदगी को कम करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एसटीपीज में ट्रीट किया जाता है। वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट सीवेज में नेचुरली उपस्थित हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स द्वारा किया जाता है। ये ट्रीटमेंट 2 स्टेजेस में काम करता है, नंबर 1 प्राइमरी और नंबर 2 सेकेंडरी। अगर हम बात करें प्राइमरी की तो ट्रीटमेंट के इस स्टेप्स में बेसिकली सीवेज से फिजिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स का फिल्ट्रेशन तथा सेडिमेंटेशन किया जाता है। इन्हें कई स्टेजेस में अलग किया जाता है। शुरुआत में फ्लोटिंग डेब्रिस को सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन द्वारा रिमूव करते हैं। इसके बाद ग्रिड सॉइल और छोटे पेबल्स को सेडिमेंटेशन के द्वारा अलग करते हैं। सभी सॉलिड भी नीचे बैठ जाते हैं जो प्राइमरी स्लज कहते हैं। उसे ऊपर सुपरनेटेंट एफ्लुएंट बचता है। प्राइमरी सेटिंग टैंक से एफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। ज़्यादा जल्दी हो गया आज, है ना। चलो थोड़ा स्लो कर लेते हैं, है ना। हमें लगा चैप्टर खत्म ही हो गया, 4-5 पेज और रहे हैं। चलो सेकेंडरी ट्रीटमेंट और उसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। प्राइमरी एफ्लुएंट को बड़े से एरिसन टैंक से पास करते हैं, ठीक है, एरिसन टैंक से पास करते हैं जहां इस लगातार मैकेनिकली हिलाया जाता है और एयर को पंप किया जाता है। ये यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स की बिगरस ग्रोथ के अलाव करता है। बैक्टीरिया के मास फिलामेंटस फंजाई के साथ एसोसिएट होकर मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बेटा क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स कहते हैं। ग्रोथ के समय ये बैक्टीरिया एफ्लुएंट में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर का मेजर पार्ट कंज्यूम कर लेते हैं। ये एफ्लुएंट में बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा में सिग्निफिकेंटली काम कर देते हैं। बीओडी ऑक्सीजन की उस अमाउंट को कहते हैं जो बैक्टीरिया द्वारा 1 लीटर जल में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में कंज्यूम होती है। सीवेज वाटर का तब हम ट्रीटमेंट करते हैं जब तक बीओडी काफ़ी कम ना हो जाए। बीओडी टेस्ट वाटर के एक सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा ऑक्सीजन के अपटेक के रेट को दर्शाता है। अगर बात करें इनडायरेक्टली बीओडी जल में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर को मेजर करता है। वेस्ट वाटर में बीओडी जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक उसकी पॉल्यूटिंग क्षमता होगी। जब सीवेज या वेस्ट वाटर में बीओडी की मात्रा काफ़ी कम हो जाए एफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक में पास करवा देते हैं जहां बैक्टीरियल फ्लॉक्स को नीचे बैठने के लिए अलाउ कर देते हैं। इस सेडिमेंट को एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, ठीक है। एक बार रिपीट करो इसे। जब सीवेज में वेस्ट वाटर में बीओडी की मात्रा काफ़ी कम हो जाए तो एफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक में पास करवा देते हैं जहां बैक्टीरियल फ्लॉक्स के नीचे बैठने के लिए अलाउ कर देते हैं। इस सेडिमेंट को बेटा क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। एक्टिवेटेड स्लज के कुछ पार्ट को वापस एरिसन टैंक में डाल देते हैं। इनोक्यूलम की तरह कार्य करता है। स्लज का बचा हुआ पार्ट एक बड़े टैंक में डाल देते हैं जिसे एनारोबिक स्लज डाइस्टर कहते हैं। यहाँ दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया यहाँ दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया एनारोबिकली ग्रो कर स्लज में उपस्थित बैक्टीरिया और फंजाई को डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेशन के समय बैक्टीरिया गैस का मिक्सचर प्रोड्यूस करते हैं। इसमें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड
ये गैसेस बायोगैस बनाती हैं और इनफ्लेमेबल होने के कारण इसे एनर्जी के सोर्स की तरह भी यूज़ किया जा सकता है लाइटिंग और खाना बनाने के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के एफ्लुएंट को जनरली नेचुरल बॉडी जैसे रिवर्स और स्ट्रीम्स में रिलीज कर देती है। ठीक है, एरियल व्यू ऑफ सीवेज प्लांट। आप अप्रिशिएट करेंगे कि किस प्रकार माइक्रोब्स प्रतिदिन विश्व भर में लाखों करोड़ों गैलन वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। सदियों से संसार के लगभग सभी भागों में इस मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अब तक सीवेज के माइक्रोबियल ट्रीटमेंट के सामने कोई भी मैनमेड टेक्नोलॉजी रह ही नहीं पाई है। जब आप जानते हैं कि बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण पहले ही तुलना में सीवेज अधिक मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि इतनी ज़्यादा अधिक मात्रा को ट्रीट करने की पर्याप्त मात्रा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे पास नहीं है बेटा। इसलिए अनट्रीटेड सीवेज डायरेक्टली रिवर्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ जा रहा है और वाटर एंड बॉर्न डिजीज भी बढ़ती जा रही है। देश की मेजर रिवर्स को पॉल्यूशन से बचाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन और यमुना एक्शन प्लान शुरू किया। इस प्लान के तहत ये प्रस्ताव किया गया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अधिक संख्या में बनाए गए हैं ताकि सिर्फ ट्रीटेड सीवेज ही रिवर्स में डाला जाए, अनट्रीटेड सीवेज रिवर में डाला ना जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है और वाटर बोर्न डिसीज भी बढ़ रही हैं। ठीक है, ठीक है। इस प्लान के तहत ही प्रस्ताव किया गया है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अधिक संख्या में बनाए जाएं ताकि सिर्फ ट्रीटेड सीवेज ही रिवर्स में डाला जाए। तुम्हारे लिए किसी नज़दीक स्थान पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को विजिट करना एक इंटरेस्टिंग और एजुकेटिंग एक्सपीरियंस होगा, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं जाएंगे। तुम सिंपल यूट्यूब पे देखो, चिल काटो यार, ये बकैती मत करो, कुछ नहीं रखा है एक्सपीरियंस में, मौज लो, है ना। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस माइक्रोब्स की एक्टिविटी द्वारा प्रोड्यूस गैस का मिक्सचर है, जिसमें मुख्यतः मीथेन होती है, जो इसे फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। आपने सीखा है कि ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के समय माइक्रोब्स अलग अलग प्रकार के गैसियस एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जो गैस प्रोड्यूस होती है माइक्रोब्स और उसके द्वारा यूटिलाइज्ड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर निर्भर करती है। उपयुक्त उदाहरण डफ के फर्मेंटेशन, चीज़ मेकिंग और बेवरेजेस के प्रोडक्शन में गैस CO2 प्रोड्यूस होती है। यद्यपि कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोज मटेरियल पर एनारोबिकली ग्रो करते हैं या CO2 और H2 के साथ बड़ी मात्रा में मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। सामूहिक रूप से इन बैक्टीरिया को मीथेनोजेंस कहते हैं तथा एक ऐसा कॉमन बैक्टीरिया जिसे मीथेनोबैक्टीरियम कहते हैं। ठीक है, ये बायोगैस का प्लांट है जिसमें बेटा CH4 और CO2 निकलती है। ठीक है, CH4 और CO2 मिलती है मेनली गैस में। सीवेज ट्रीटमेंट के समय ये बैक्टीरिया सामान्यतः एनएरोबिक स्लज में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया कैटल के रूमन का मतलब है स्टमक का एक पार्ट। कैटल के फूड में बहुत सा सेलुलोजिक मटेरियल होता है जो रूमन में भी पाया जाता है। रूमन में ये बैक्टीरिया सेलुलोज के ब्रेकडाउन में मदद करते हैं, कैटल के न्यूट्रिशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। बेटा, क्या आप सोचते हैं कि हमारे फूड्स में उपस्थित सेलुलोज को हम लोग भी पचाने योग्य हैं? नहीं है। कैटल के एक्सक्रीटर डंग, जैसे कॉमनली गोबर गैस कहते हैं, उसमें ये बैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। डंग्स का उपयोग बायोगैस को जनरेट करने में किया जाता है। बायोगैस प्लांट्स में एक कॉन्क्रीट टैंक 10 से 15 फीट गहरा होता है, जिसमें क्या होता है, बायो वेस्ट को कलेक्ट कर उसमें डंग की स्लरी भरी जाती है। स्लरी के ऊपर एक फ्लोटिंग कवर लगाया दिया जाता है, जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण टैंक में प्रोड्यूस्ड गैस के कारण ऊपर उठता है। बायोगैस प्लांट से एक आउटलेट निकलता है, जो एक पाइप द्वारा जुड़ा होता है, जिससे बायोगैस आसपास के घरों में सप्लाई की जाती है। उपयोग की गई स्लरी को दूसरे आउटलेट द्वारा बाहर निकाल देते हैं तथा फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। गोबर रूरल एरियाज में बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल रहता है, जहां कैटल को विभिन्न उद्देश्यों से पाला जाता है। इसलिए रूरल एरियाज में बायोगैस प्लांट अधिक बनाए जाते हैं और देखने को मिलेंगे तुम्हें। उत्पन्न बायोगैस का यूज कुकिंग और लाइटिंग में किया जाता है। बायोगैस प्रोडक्शन का टेक्नोलॉजी का विकास इंडिया में मुख्यतः इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI और खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ। अब माइक्रोब्स का यूज करेंगे बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह। प्लांट डिजीज और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज ही बायो कंट्रोल है। ठीक है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। प्लांट डिजीज और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज ही बायो कंट्रोल कहलाता है।
मॉडर्न सोसाइटी में इस प्रॉब्लम्स को केमिकल, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स के बढ़ते हुए प्रयोगों की मदद से कंट्रोल किया जाता है। ये केमिकल्स ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए टॉक्सिक और अत्यधिक हार्मफुल होते हैं और हमारे एनवायरनमेंट, सॉइल ग्रोथ, सॉइल, ग्राउंड वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और क्रॉप्स को भी पॉल्यूटेड करते हैं। वीड्स को रिमूव करने के लिए बीडीसाइड्स का यूज़ हमारे सॉइल को भी पॉल्यूट करता है, प्रदूषित करता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक मेथड है जो केमिकल के उपयोग की जगह नेचुरल प्रिडेशन पर काम करता है। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मर का ऐसा विश्वास है कि बायोडाइवर्सिटी हेल्थ को बढ़ावा देती है। लैंडस्केप में जितनी अधिक वैरायटी होंगी उतनी ज़्यादा वो सस्टेनेबल, स्थायी होंगी। अतः ऑर्गेनिक फार्मर एक सिस्टम को विकसित करने के लिए कार्य करता है जिसमें इंसेक्ट, इन्हें पेस्ट भी कहते हैं, इरेडिकेट होने के अतिरिक्त मैनेजेबल लेवल पर एक लिविंग और वाइब्रेंट इकोसिस्टम के भीतर चेक, संतुलन और जांच के कॉम्प्लेक्स सिस्टम का निर्माण करते हैं। पारंपरिक कृषि के तरीकों को विपरीत, जो अक्सर केमिकल मेथड का प्रयोग कर यूजफुल और हार्मफुल फॉर्म्स को समाप्त कर देती हैं, ये एक बेटा होलिस्टिक अप्रोच है जो फ्लोरा और फौना का निर्माण करने वाले अनगिनत प्राणियों में के इंटरेक्शन के जाल की समझ को डेवलप करता है। ऑर्गेनिक फार्मर का यह एक मत है कि ऐसे जीवों का विनाश जिन्हें अक्सर पेस्ट माना जाता है वो पॉसिबल ना होने के साथ साथ अनडिजायरेबल भी है। ऐसे जीवों के अभाव में लाभदायक प्रीडेटरी और पैरासिटिक इंसेक्ट जो इन पर फूड और होस्ट के लिए डिपेंड होते हैं जीवित रहने में असक्षम हो जाएंगे। अंततः बायो कंट्रोल उपाय के उपयोग से हमारी टॉक्सिक केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स पर निर्भरता काफ़ी कम हो जाएगी। बायोलॉजिकल फार्मिंग की अप्रोच का इम्पॉर्टेंट पार्ट फील्ड में रहने वाली विभिन्न लाइफ फॉर्म्स, प्रीडेटर्स के साथ साथ पेस्ट तथा उनकी लाइफ साइकिल्स, खाने की तरीकों और हैबिटेट जिसमें रहना वो पसंद करते हैं से परिचित होना है। ये सब बायो कंट्रोल के लिए उचित उपाय विकसित करने में हेल्प करेंगे। जाना पहचाना बीटल तो तुमने सुना ही होगा, जिस पर रेड और ब्लैक मार्किंग पाई जाती है। लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज एपिड्स तथा मॉस्किटो से छुटकारा दिलाने में अत्यंत लाभदायक है। लेडी बर्ड एपिड्स को खत्म कर देता है और ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटोज को खा जाता है। अगर माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स का उदाहरण है तो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का प्रयोग करते हैं, बीटी। अभी तुम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे। ये सैकेट्स में ड्राइड स्पोर्स के रूप में अवेलेबल रहते हैं जिसको जल में मिलाकर वल्नरेबल प्लांट जैसे कि ब्रेसिकस और फ्रूट ट्रीज पर छिड़कते हैं चारा, जहां इंसेक्ट लार्वा द्वारा इन्हें खा लिया जाता है। लार्वा के गट में टॉक्सिन रिलीज होता है जिससे इंसेक्ट मर जाता है। बैक्टीरियल डिजीज कैटरपिलर्स को तो मार देती है पर दूसरे अन्य इंसेक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लगभग पिछले कुछ दशकों में जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर बात करें के मेथड को डेवलपमेंट में वैज्ञानिकों ने बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के टॉक्सिन जीन्स को प्लांट में इंट्रोड्यूस करा दिया है। ऐसा प्लांट इंसेक्ट पेस्ट के हमले के प्रति रेसिस्टेंट होते हैं। बीटी कॉटन एक एग्जाम्पल है जिसे हमारे देश के कई राज्यों में उत्पन्न किया जाता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ फंगस ट्राइकोडर्मा का उपयोग प्लांट डिजीज के उपचार में किया जाता है। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज की अगर बात करें बेटा, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज की बात करें तो एक फ्री लिविंग फंजाई है जो सामान्य रूप से रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है। ये प्लांट्स के कई पैथोजेंस के अगेंस्ट बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। ठीक है। बैक्यूलोवायरसेस एक पैथोजन है जो इंसेक्ट और दूसरे आर्थ्रोपोड्स पर अटैक करते हैं। अधिकांश बैक्यूलोवायरस जो बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में प्रयोग होते हैं उनका नाम है जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस के अंतर्गत आते हैं। ये वायरस स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल उपचारों के लिए अति उत्तम माने गए हैं। ऐसा प्रदर्शित किया जा चुका है इनका प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश, यहाँ तक कि नॉन टारगेट इंसेक्ट्स पर किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। ये स्पेशली डिजायरेबल तब हैं जब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM प्रोग्राम की सहायता के लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट का संरक्षण किया जाए या इकोलॉजिकल नाजुक क्षेत्र का उपचार हो। अब माइक्रोब्स का यूज़ पढ़ेंगे बेटा बायो फर्टिलाइजर्स में।
आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन चिंता का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि पॉल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि अब हम रियलाइज करने लगे हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के ओवर यूज से कई सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रयोग का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स एक प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर्स का मेन सोर्स है। लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स पर नोड्यूल्स के बारे में आपने अध्ययन किया होगा, जिनका निर्माण राइजोबियम के सिम्बायोटिक एसोसिएशंस द्वारा होता है। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म्स में फिक्स करते हैं, जिसको प्लांट न्यूट्रिएंट की तरह प्रयोग करते हैं। अन्य बैक्टीरिया उदाहरण के तौर पर एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर सॉइल में फ्री लिविंग रहते तथा एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ता है। फंजाई भी प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन माइकोराइजा के लिए जाने जाते हैं। ग्लोमस जीनस के कई मेंबर्स माइकोराइजा बनाते हैं। ठीक है। इस एसोसिएशन में फंगल सिम्बायोट सॉइल्स में से फॉस्फोरस एब्जॉर्ब कर प्लांट को प्रदान करता है। ऐसे एसोसिएशन वाले प्लांट्स कई अन्य लाभ जैसे रूट बॉर्न पैथोजेंस के प्रति रेसिस्टेंस, सैलिनिटी और ड्रॉट के प्रति रेसिस्टेंस और प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ तथा डेवलपमेंट में बढ़ोतरी प्रदर्शित करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एसोसिएशन से फंजाई का क्या लाभ प्राप्त करते हैं? साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स हैं जो एक्वेटिक तथा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, जिसमें कई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। इसका एग्जांपल है एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटेरिया। पैडी फील्ड्स में साइनोबैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर्स की इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी भी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाकर उसकी फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। आज हमारे देश में बहुत से बायो फर्टिलाइजर मार्केट में कॉमर्शियली अवेलेबल हैं। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की भरपाई और केमिकल फर्टिलाइजर्स पर डिपेंडेंस को कम करने के लिए फार्मर्स इनको फील्ड में लगातार यूज़ करते हैं। तो आज हमने ख़त्म कर दिया माइक्रोब्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर कंप्लीट। हमने सिर्फ इससे रिवीजन किया है। आई होप कि तुम इसे अच्छे से डिटेल में एक बार देख चुके होगे लेक्चर को, और तुम यहाँ सिर्फ रिवीजन के लिए आए होगे। अगर एज ए रिवीजन करने के लिए आए होगे तो तुम्हारा अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। चलो।